हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है स्प्रिंग थ्योरी। स्प्रिंग आपने डेली लाइफ में ज़रूर देखे हैं। स्प्रिंग का जो सिंबल है वो इस तरह से है, ये उसका सिंबल है, इसको हम यूज़ करेंगे एज ए सिंबल। अब हम बात करते देखो स्प्रिंग से रिलेटेड कुछ एक जनरल कॉन्सेप्ट्स की और इम्पोर्टेंट बातों की। देखिए, लेट अस सपोज मैं कह दूं कि मेरे पास में ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये एक स्प्रिंग है और ये मैंने एक ब्लॉक से अटैच कर दिया। ब्लॉक का मास है मान लीजिए m, और ये जो है आपके पास में उस स्प्रिंग की एक नेचुरल स्टेट है, ये नेचुरल स्टेट है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, मान लीजिए इस स्प्रिंग के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। जब मैं इस स्प्रिंग पर एक फोर्स लगा रहा हूँ तो स्प्रिंग आगे की तरफ एक्सपेंड होगा, यह आप सभी को पता है। ये मान लीजिए आगे की तरफ एक्सपेंड हो गया। लेट अस सपोज मैं इस स्प्रिंग के ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूँ F। फोर्स ज़रूरी नहीं है इस तरह से लगे, फोर्स एक दूसरी डायरेक्शन में भी लग सकता है, और वो आपको पता है कि मैं पीछे की तरफ इसके ऊपर एक क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ F। तो फोर्स आपका इस डायरेक्शन में भी लग सकता है, ये रहा F फोर्स। अब देखिए, अगर ये मेरी नेचुरल स्टेट है और मैं इस नेचुरल स्टेट को अपना रेफरेंस मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो लेट अस सपोज ऊपर जो है मेरे पास में स्प्रिंग है और जो स्प्रिंग है उसकी लेंथ है L, नेचुरल लेंथ है, ठीक है ना। अब ये स्प्रिंग मेरा आगे डिस्प्लेस हुआ है, मान लीजिए x, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। लेट अस सपोज इस तरफ भी ये स्प्रिंग हमारा क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है x। अब देखिए, आप सब जानते हैं ये जो नेचुरल स्टेट है इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग की मीन पोजीशन या मीन लेंथ। तो मैं मीन पोजीशन की बात कर देता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पोजीशन कंप्लीट नहीं आया है तो क्या करते हैं, दूसरी तरफ लिख लेते हैं। तो ये है स्प्रिंग की मीन पोजीशन, ठीक है ना। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पर स्प्रिंग के ऊपर एक फोर्स लगाया F। ये स्प्रिंग मान लीजिए मैक्सिमम यहाँ तक एक्सपेंड हुआ, दिस इज योर एक्सपेंशन एंड दिस इज योर कंप्रेशन। यहाँ तक एक्सपेंड हुआ और उसके बाद ये आगे नहीं जा रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ आकर के इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, ज़ीरो। अब नेट फोर्स इसके ऊपर ज़ीरो कब होगा, जब इसके ऊपर एक फोर्स और लगे, किस डायरेक्शन में लगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगे। अब जैसे ही मैं स्प्रिंग को यहाँ से, इस फोर्स को यहाँ से ज़ीरो कर दूँ तो आपको पता है ये स्प्रिंग वापस कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा। किस वजह से गया, इस बैकवर्ड फोर्स की वजह से। दिस फोर्स इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स, इसको हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। इसको इसी तरह से कंप्रेस किया, ये इधर जाएगा, छोड़ूंगा तो मैं रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मैं ये फोर्स अप्लाई करूंगा उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या आएगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। अब यहाँ अगर आप देखें तो सबसे पहले इस बात की जो स्टडी थी वो की थी रॉबर्ट हुक्स ने, ठीक है ना। अब रॉबर्ट हुक ने क्या कहा, रॉबर्ट हुक ने कहा कि अपना हुक्स लॉ दिया उन्होंने कि रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्प्रिंग इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है ना। यानी कि F रीस्टोरिंग इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है ना। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ, अगर मैं डायरेक्शन लूँगा तो डायरेक्शन देखिए, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है ये, और रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू K इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो ये मेरे पास में क्या आ गया, हुक्स लॉ, ठीक है। ये हुक्स लॉ मैग्नीट्यूड के साथ में, सिर्फ डायरेक्शन नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ और अगर आप देखें कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या है आपका, इक्वल है किसके, नेगेटिव ऑफ अप्लाइड फोर्स के। तो रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अप्लाइड फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होगा। यहाँ पर अगर मैं मैग्नीट्यूड्स की एक ग्राफ बनाऊँ सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड्स के लिए, लेट अस सपोज इधर है डिस्प्लेसमेंट x
और इधर है रिस्टोरिंग फोर्स F। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या हो जाएगा मेरा, K के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, कहाँ से, y बराबर है mx से, प्लस c तो है नहीं, तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और आगे जा रहा है। ध्यान रखना एक चीज़ और, जो हुक्स लॉ है आपका वो हमेशा ही, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे स्पेशल नोट डाल लेना चाहिए, यहाँ पे कहीं आप नोट डाल लेना चाहिए। हुक्स लॉ इज ओनली वैलिड इन इलास्टिक लिमिट, सिर्फ इलास्टिक लिमिट्स में ही ये वैलिड होगा। ये क्या होते हैं ये हम आगे की यूनिट्स में देखेंगे जब हम इलास्टिसिटी वगैरह पढ़ेंगे, पर ये बात यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है ध्यान रखने की है कि हुक्स लॉ इज़ ओनली वैलिड इन इलास्टिक लिमिट्स, सिर्फ ये इलास्टिक लिमिट्स में ही वैलिड है। ठीक है, देखिए अभी हम बात करेंगे कम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स की। स्प्रिंग हमारे पास में दो तरह के कम्बिनेशन स्प्रिंग में होते हैं, एक होता है सीरीज कम्बिनेशन और एक क्या होता है हमारे पास में पैरेलल कम्बिनेशन। ठीक है ना, हम सबसे पहले देखते हैं पैरेलल कम्बिनेशन क्या है। पैरेलल कम्बिनेशन, अब देखिए पैरेलल कम्बिनेशन में लेट अस सपोज मैं कह दूं कि मेरे पास में दो स्प्रिंग है। ठीक है ना, मान लीजिए मैंने कह दिया मेरे पास में दो स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग तो हो गया है ये किसी ब्लॉक के साथ अटैच कर दिया मैंने, सॉरी, और दूसरा स्प्रिंग है ये भी एक ब्लॉक के साथ अटैच है, ब्लॉक का मास है m मान लीजिए। इस स्प्रिंग का मान लीजिए स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, सेकंड स्प्रिंग है ये, पहले स्प्रिंग का मान लीजिए स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है K1 है मान लिया मैंने, और मैंने इस ब्लॉक के ऊपर क्या लगा दिया, एक फोर्स F लगा दिया। अब मान लीजिए ये जो फोर्स F है इन दोनों को आगे ले जाता है। लेट अस सपोज मैं एक नीचे डायग्राम बना देता हूँ, ये फोर्स F यहाँ तक इस ब्लॉक को ले आता है, मास m है, F फोर्स है। जब ये फोर्स F यहाँ तक इस ब्लॉक को लेकर के आएगा तो ये वाला स्प्रिंग भी मेरा क्या होगा, इलोंगेट होगा, और जो मेरा नीचे दूसरा स्प्रिंग है ये भी क्या होगा मेरा, ये भी इलोंगेट होगा, दोनों स्प्रिंग मेरे इलोंगेट हो गए। अगर आप अब यहाँ पर देखें मेरी रेफरेंस लाइन से दोनों के दोनों स्प्रिंग की जो एक्सटेंशन है वो है x सेम है दोनों के लिए। ठीक है, दोनों के लिए जो एक्सटेंशन है वो क्या है, सेम है, पर दोनों का K1 K2 अलग है। अब क्या होगा मेरे पास में इन दोनों केसेस के लिए, इस पहले स्प्रिंग में क्या आएगा मेरे पास में, एक रिस्टोरिंग फोर्स आएगा F1, दूसरे स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग फोर्स क्या आ जाएगा मेरा, F2। तो मैं क्या लिखूँगा कि F नेट इज इक्वल्स टू K नेट इंटू में X नेट, यही है फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला मेरा ये है। अब यहाँ पर अगर मैं F नेट की बात करूँ तो टोटल फोर्स किसके बराबर है, अप्लाइड फोर्स F किसके बराबर है मेरा, F1 प्लस F2 के। अब F1 की वैल्यू अगर मैं निकालूँ हुक्स लॉ से, यहाँ पर देखें हुक्स लॉ क्या कहता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं यहाँ पर F1 की वैल्यू निकालूँ तो F1 मेरा क्या आ जाएगा, K1 इंटू में X, और F2 की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगा, K2 इंटू में X। यहाँ पर एक चीज़ और देखना, ये जो K है दिस इज़ नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। F1 F2 की वैल्यू आ गई, इन दोनों की वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ, तो टोटल फोर्स F इज इक्वल्स टू K1x प्लस K2x, तो टोटल फोर्स F इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2 इंटू में क्या आ गया, X, इक्वेशन 3 आ गई। तो देखिए नेट फोर्स तो मेरा था भी F, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या था मेरा X, इक्वेशन 1 और 3 को मैं इक्वेट करवा दूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 से क्या आ गया मेरे पास में, K नेट इज इक्वल्स टू K1 प्लस में K2, तो K इन पैरेलल क्या आ जाएगा मेरे पास में, K1 प्लस में K2। ये फॉर्मूला मेरा पैरेलल के लिए आ जाएगा। सिमिलरली चलिए ज़रा सीरीज़ का फॉर्मूला भी हम देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की, ठीक है ना। अब वही डायग्राम बना लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा मेरे पास में, एक स्प्रिंग ये हो गया और एक स्प्रिंग ये हो गया, ये मान लीजिए ब्लॉक हो गया, ठीक है ना। जो पहला स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेट अस सपोज K1, इसका मान लीजिए K2, यहाँ मान लीजिए एक फोर्स F लगा दिया मैंने, ब्लॉक का मास अभी m है, फोर्स F लगाया तो ये इलोंगेट होंगे दोनों के दोनों। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या आएगा आपके पास में, रिस्टोरिंग फोर्स तो सेम ही रहेगा F के बराबर,
पर क्योंकि इन दोनों का K1 K2 अलग अलग है तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है पहले स्प्रिंग की, इसकी डिस्प्लेसमेंट में मान लेता हूँ x1 आ गई और दूसरे स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई मेरे पास में, मान लीजिए x2 आ गई। फॉर्मूला तो वही है, एफ नेट इजिकल्स टू के नेट इनटू में क्या आ गया, एक्स नेट, पहले इक्वेशन। अब यहाँ पर एक्स नेट किसके बराबर आ गई, एक्स नेट मेरी बराबर आ गई x1 प्लस x2 के, यही आएगी। चलो ज़रा देखते हैं हम यहाँ से x1 और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए अब अगर मैं वैल्यू निकालूँ x1 और x2 की तो देखिए अप्लाइड रिस्टोरिंग फोर्स तो F ही है दोनों में, F बराबर क्या आ जाएगा K1 इंटू में x1, यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी F1, सॉरी यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में F1 डिवाइडेड बाई K1, और x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी सिमिलरली, F1 तो F के बराबर ही है तो सीधा मैं F ही लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ये वैल्यू आ जाएगी F बाई K1 और ये आ जाएगी F बाई K2। ये कोई इक्वेशन 2 आ गई। यहाँ लिख लेंगे ऑन यूजिंग x1 एंड x2 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में यूज़ कर लेते हैं। क्या आ जाएगा मेरे पास में, x नेट इजिकल्स टू F बाई K1 प्लस F बाई K2। अब मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 पहली इक्वेशन का यूज़ कर लेता हूँ। पहली इक्वेशन से x नेट की वैल्यू क्या आएगी, F नेट बाई K नेट, तो यहाँ से आ जाएगा x नेट इजिकल्स टू F नेट बाई K नेट, ठीक है ना। ये मान लीजिए कोई इक्वेशन नंबर आ गई, लेट अस सपोज 3, और ये कोई इक्वेशन नंबर आ गई मान लीजिए 4। 3 और 4 का यूज़ करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑन यूजिंग 3 एंड 4, क्या आ जाएगा देखो, एफ नेट तो टोटल फोर्स है F के बराबर है, K नेट लिख दिया मैंने इजिकल्स टू F अपॉन में K1 प्लस F अपॉन में K2, F से F कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास में 1 अपॉन K इन पैरेलल इजिकल्स टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, तो ये मेरे पास में, सॉरी पैरेलल नहीं सीरीज सोल्व कर रहे हैं, तो ये मेरे पास में आ जाएगा सीरीज के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है ना। यानी कि सीरीज में अगर 2 स्प्रिंग है तो उनको हम एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, ठीक है। ये सीरीज का आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।